हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखा कुमारी है और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है प्रेमलम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत हम जानेंगे प्रस्तावना क्या है, इसकी प्रेरणा हमने कहाँ से ग्रहण की, इसके जो कुछ उपनाम हैं वह किन्होंने दिया, भागों के बारे में, उन क्रांतियों के बारे में जिनका प्रभाव हमारे भारतीय प्रस्तावना पर पड़ा, उन वाद विवाद के बारे में जिसके तहत प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन हुए। ठीक है, साथ ही हम यह जानेंगे कि क्या हमारी जो भारतीय प्रस्तावना है वह शक्ति का स्रोत है या नहीं है, और संशोधन की, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यदि हो सकता है तो अब तक कितने संशोधन हुए हैं। तो यह सभी जो प्रश्न हैं वह आपके हर एक जो भी एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो। तो प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें और इन सभी सवालों का जवाब समझें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना क्या है। तो किसी भी देश की प्रस्तावना में उस देश के संविधान का उद्देश्य, लक्ष्य और परिचय लिखा होता है। जी हाँ, हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी हमारे संविधान का उद्देश्य, लक्ष्य इंगित किया गया है। तो प्रस्तावना को इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। संविधान का इंट्रोडक्शन है, संविधान का सार है, ठीक है, संविधान का दर्शन है, उसका प्रतिबिंब है। और आधार क्या था, हमारी जो प्रस्तावना है उसका आधार क्या था, यह भी एक सवाल है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया था। उसी के आधार पर यह उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था नेहरू जी द्वारा, तो 13 दिसंबर 1946 को आगे चल करके इसी उद्देश्य प्रस्ताव को पूरे प्रोसेस के साथ पास करके भारतीय प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया। इसी कारण हमारी जो भारतीय प्रस्तावना है उसे उद्देशिका भी कहा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसकी प्रेरणा हमने कहाँ से ली। तो दोस्तों, संविधान की जो प्रस्तावना धारण करने की जो विचार है ना, यह विचार हमने अमेरिका से ली। कौन से विचार? प्रस्तावना को धारण करने की। जी हाँ, सर्वप्रथम अमेरिका ने ही प्रस्तावना को धारण किया था। जिस प्रकार सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का था, उसी प्रकार प्रस्तावना भी सर्वप्रथम अमेरिका ने धारण किया। और भारत के साथ साथ कई राष्ट्रों ने यहाँ से, अमेरिका से ही प्रस्तावना का विचार ग्रहण किया। लेकिन हमारी भारतीय प्रस्तावना की जो भाषा है वह हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि प्रस्तावना का जो विचार है वह अमेरिका से और भाषा ऑस्ट्रेलिया से। अब हम देखेंगे उपनाम जो दिए गए। तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया। क्या कहा गया? संविधान का परिचय पत्र। किसके द्वारा? एन.के. पालकीवाला के द्वारा। यह कौन थे? यह वकील थे, ठीक है, जिन्होंने केशवानंद भारती और भी जो महत्वपूर्ण केसेस हुए उस समय के, इन्होंने ही उन केसेस को लड़ा। संविधान की आत्मा, संविधान की हृदय, प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी। और यह बात जो है कि स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूज कर देती है। जी हाँ, क्यों कर देती है? कि हमारे संविधान का जो भाग 3 है उसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 32, उसे भी संविधान का आत्मा कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर, किसने? B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो जब भी क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि B.R. अम्बेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तो आंसर होगा आर्टिकल 32। लेकिन यदि बिना नाम इंगित किए हुए या फिर पंडित जवाहरलाल जी का नाम इंगित करते हुए पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो उत्तर होगा प्रस्तावना। ठीक है, इसी तरह K.M. मुंशी जी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री, जन्म कुंडली कहा। और अर्नेस्ट बार्कर, जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। और भी कई से सारे नाम हैं, महत्वपूर्ण था। अब दोस्तों, हम प्रस्तावना को पढ़ते हुए उसके 4 मूल तत्व, जी हाँ, हमारे प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो जो ओपनिंग लाइन है वो देखिए, हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत के लोग। ये जो पहला 4 वर्ड है ना, यही अपने आप में विशेष है।
क्यों? क्योंकि यही हमारा पहला मुख्य तत्व है और यह क्या कर रहा है, भारत के संविधान का जो अधिकार स्रोत है, अधिकार के स्रोत का वर्णन कर रहा है, अधिकार के स्रोत को इंगित कर रहा है। वह क्या कि जो अधिकार है वह किसके हाथों में है? भारत के लोगों के हाथों में, भारत की जनता के हाथों में। सर्वोच्च शक्ति कहाँ है? जनता के हाथों में। वह ही अपने लिए संविधान बना रही है, अपने लिए बना रही है और उसने ही इसे अधिनियमित किया, आत्मसमर्पित किया। ठीक है। दूसरा जो है वह यह है कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यह जो है कि इस प्रकार का बनाने के लिए की जो बात कही गई, यह प्रकृति की बात की गई है। यही है हमारा दूसरा मूल तत्व जो कि जिसमें ठीक है भारत की प्रकृति कैसी होगी इसकी चर्चा की गई है। भारत किस स्वरूप का राष्ट्र है? तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है, समाजवादी राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है, गणराज्य राष्ट्र है। यह क्या बता रहा है? दूसरा मूल तत्व क्या निकल कर आ रहा है प्रस्तावना से कि यह उसकी प्रकृति, भारत की प्रकृति। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे दोस्तों, यह जो हमारा पाठ है ना कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर। जी हाँ, ये जो हमारे संविधान का पाठ है इसे हम पार्ट 3 कह सकते हैं और यही हमारा तीसरा मूल तत्व है जो कि न्याय की बात करता है। हमारे संविधान का जो उद्देश्य है उसकी व्याख्या करता है। तीसरा मूल तत्व क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य क्या है इसका? प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्त कराना, स्वतंत्रता प्रदान करना, समानता, समान अवसर देना और एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, तो क्या देख रहे हैं हम? पहला मूल तत्व क्या था? अधिकार का स्रोत। तो अधिकार का स्रोत कौन है? भारत के लोग, भारत की जनता। दूसरा, भारत की प्रकृति। कैसी प्रकृति है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। और अब हम बात कर रहे हैं उद्देश्य की। ठीक है, तीसरा मूल तत्व कि उद्देश्य क्या है भारतीय संविधान का? तो उद्देश्य है प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता, अखंडता, बंधुत्व की भावना। ठीक है, तो यह जो है तीसरा मूल तत्व था। और आखिरी के जो शब्द हैं, ठीक है, कि हमारी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 के दिन एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह हमारा चौथा मूल तत्व है और इस चौथे मूल तत्व में उस तारीख को इंगित किया गया है। उस तारीख का महत्व है जिस दिन हमने इस संविधान को, ठीक है, हमने इस प्रस्तावना को क्या किया? अधिनियमित किया, आत्मसमर्पित किया, ठीक है, अंगीकृत किया। तारीख क्या है? 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उन क्रांतियों के बारे में जानते हैं जिनका प्रभाव हमारे प्रस्तावना पर पड़ा। तो पहला क्रांति है, मतलब एक क्रांति है फ्रांस की क्रांति। ठीक है, इससे समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की भावना को ग्रहण किया गया। दूसरा क्रांति है अमेरिका की क्रांति, जिससे व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता को लिया गया। और एक है रूसी क्रांति। जी हाँ, रूसी क्रांति से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की जो धारणा है उसे ग्रहण किया गया। तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक शब्द प्रस्तावना का हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। रट जाइए दोस्तों, प्रस्तावना को रट जाइए। अब हम प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, ठीक है, चाहे उसकी प्रकृति की बात की गई हो, ठीक है, उद्देश्य की, उन सब में जो महत्वपूर्ण शब्द आया है उसके बारे में समझेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। पहला शब्द है संप्रभुता। जी हाँ, तो संप्रभुता का सीधा सा अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम है। जी हाँ, यानी कि अब वह किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। वह अपने आंतरिक और जो विदेशी बाहरी मामले हैं उनको खुद निपटा सकता है। ठीक है,
किसी का दबाव नहीं है, वह खुद निर्णय ले सकता है उसे कब, कहाँ और क्या करना है, किस सिचुएशन में, यानी कि उसके पास संप्रभुता की शक्ति है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। अब हम बात करते हैं समाजवादी। जी हाँ, दूसरा शब्द है समाजवादी, सोशलिस्ट। तो यह जो है 42nd अमेंडमेंट द्वारा 1946 में, कब 1946 में जोड़ा गया, मूल जो प्रस्तावना थी उसमें नहीं थी। हमारे भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा को अपनाया गया है। जी हाँ, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद में नेहरू और गांधी जी की जो विचार है उनका समन्वय देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखिए कि जो साम्यवादी समाजवाद होता है ना, साम्यवादी समाजवाद, वहाँ पर ना अमीर और गरीब, पूंजीपति वर्ग और गरीब वर्ग के बीच एक संघर्ष के रूप को दिखाया गया, ठीक है, एक संघर्ष दिखाया गया है, जो कि हमारे राष्ट्र में, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद में नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है गरीबी को दूर करना, ठीक है, अवसर में जो असमानता है उसे दूर करना, ठीक है, यानी सबको समान अवसर प्रदान कराना, और यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। हमारी जो समाजवाद की विचारधारा है, लोकतांत्रिक विचारधारा, वह क्या करता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष को लेकर के जो भी आर्टिकल्स हैं वो 25 से 28 के बीच में हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष यह जो शब्द है यह भी 42nd अमेंडमेंट द्वारा 1976 में जोड़ा गया, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है। भारत किसी राज्य के धर्म का दर्जा खुद को नहीं देता है, उसका खुद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन वह किसी भी नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करता है, ठीक है। वह किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, वह सभी धर्मों का सम्मान करता है और अपने नागरिकों को अपने धर्म के पालन करने का छूट देता है। पॉजिटिव जो है कि पॉजिटिवनेस देखने को मिलता है, ठीक है, इंटरफेरेंस है पॉजिटिव वे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा जो डेफिनेशन है ना डेमोक्रेसी का, उसका वो है अब्राहम लिंकन द्वारा जो दिया गया था, ठीक है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यानी कि सर्वोच्च शक्ति किसके हाथों में होती है, जनता के हाथों में होती है लोकतंत्र में, ठीक है। लोकतंत्र जो है वह दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता होती है वह प्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग करती है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में, और जो प्रमुख घटक हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के, वह क्या हैं, परिप्रेक्ष्य, पहल, प्रत्यावर्तन, बुलाना, जनमत, ठीक है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, ठीक है, और उसका वो प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करता है, सरकार चलाता है, ठीक है, कानून का निर्माण करता है। और इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, संसदीय लोकतंत्र और राष्ट्रपति के अधीन लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र जो कि भारत में है, और राष्ट्रपति के अधीन लोकतंत्र जो कि अमेरिका में देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, गणतंत्र। तो कई बार लोकतंत्र और गणतंत्र को एक समझ लिया जाता है, जबकि यह दोनों अलग हैं। गणतंत्र बेसिकली राज्य प्रमुख, जो राज्य का प्रमुख होता है उससे रिलेटेड होता है कि राज्य का जो प्रमुख है वह कैसे चुना जा रहा है। यदि वह वंशानुगत हुआ तो यानी कि वह राष्ट्र गणतंत्र नहीं है। जी हाँ, जैसे होता था ना कि राजा, फिर राजा का बेटा, फिर राजा का पोता, तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। गणतंत्र राष्ट्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है राज्य प्रमुख को। जैसे हमारे भारत में निश्चित अवधि के लिए 5 साल के लिए, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं राष्ट्रपति, उन्हें निर्वाचित किया जाता है। तो हमारा राष्ट्र, हमारा भारत गणतंत्र राष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं, न्याय। तो न्याय की जो धारणा है वह रूसी क्रांति से ली गई, ठीक है, और हमारी जो प्रस्तावना है वह 3 रूपों में न्याय प्रदान करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। याद रखिएगा दोस्तों कि धार्मिक न्याय की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में
किन मतलब न्याय को धारण किया गया है, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और फिर धार्मिक। तो हमेशा याद रखिएगा, मतलब जैसे कि क्वेश्चन आएगा कि चारों ऑप्शन दे दिया जाएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक भी लिख दिया जाएगा, और किस रूप के न्याय को स्वीकार नहीं किया गया है यह क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो आपका जवाब क्या होगा? धार्मिक, क्योंकि 3 रूपों को ही स्वीकार किया गया है, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में न्याय की बात की गई है। दोस्तों, न्याय का सीधा सा अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, जी हाँ, यानी कि धर्म, मूल, वंश, जाति, इन सभी के आधार पर कोई भी भेदभाव नागरिकों में नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समानता यानी कि इक्वालिटी को लेकर के जो भी अधिकार हैं वह आर्टिकल 14 to 18 के बीच दिए गए हैं। और समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को ऐसी परिस्थितियां मिलनी चाहिए, ठीक है, कि वह अपने गरिमा के साथ समाज में उपलब्ध अवसरों का समान लाभ उठा सके, यानी कि समाज में किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेष अधिकार ना हो, ठीक है, यानी कि विशेष अधिकार की अनुपस्थिति हो। बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना ही समानता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्वतंत्रता। तो इससे रिलेटेड अधिकार जो है कि वो आर्टिकल 19 से 22 में दिए गए हुए हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है भारत के नागरिकों को खुद के विकास करने की स्वतंत्रता देना, ठीक है, उन्हें आज़ादी देना, उन्हें छूट देना कि वह अपने हिसाब से काम कर सके, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार काम कर सके, यानी कि प्रत्येक नागरिक को अपने अनुसार आचरण करने, धर्म का पालन करने, भ्रमण करने, अभिव्यक्ति करने आदि बातों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, बंधुता। तो बंधुता का अर्थ है भाईचारे की भावना। जी हाँ, भाईचारे की भावना को बढ़ाने की बात भी की गई है प्रस्तावना में। इस बात का उल्लेख जो है कि हमारे मौलिक कर्तव्य के 51A में भी की गई है कि हर नागरिक का, भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विभिन्नताओं से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करे। इस पर इसलिए भी बल दिया गया दोस्तों क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है उस पर विदेशी सरकारों ने, विदेशी लोगों ने इसलिए शासन भी कर पाए, वह इसलिए भी हम पर राज कर पाए क्योंकि हम में एकता की कमी थी, ठीक है, हम बटे हुए थे। तो फूट डालो राज करो की नीति अपनाया ब्रिटिशर्स ने भी और हम पर राज किया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना है, बढ़ाना है, ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन वाद विवाद के बारे में जिसमें मतलब हमारे प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन आए। तो पहला मामला था मदन गोपाल वाद, जो कि 1957 में आया, और उस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दूसरा था बेरुबारी संघ मामला, जो कि 1960 में आया, और उसके अनुसार संविधान का अंग, प्रस्तावना जो है उसको संविधान का अंग या भाग नहीं माना गया। तीसरा मामला था केशवानंद भारती वाद, यह 1973 में, ठीक है, केशवानंद भारती वाद। इसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी कि संविधान के अंग के रूप में प्रस्तावना को स्वीकार किया गया और साथ ही साथ संसद को संशोधन का अधिकार भी दिया गया। और मूल ढांचा जो है इसी केस से सामने आया था। जी हाँ, केशवानंद भारती जो है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, अपने लैंडमार्क डिसीजन की वजह से जाना जाता है क्योंकि इससे जो है कि मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन थी वह सामने आई। अपने पिछले वीडियो में मैंने इसी केस के बारे में डिटेल में चर्चा की है, तो यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो याद रखने की बात बस इतनी ही है कि केशवानंद भारती में जो है कि प्रस्तावना को अंग के रूप में स्वीकार किया गया, जबकि बेरुबारी में इसे अंग के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। फिर LIC ऑफ इंडिया में, जो कि 1995 में यह मामला आया,
प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा मान लिया गया और साथ ही साथ यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान सभा निर्मात्री सभा जो थी उसके विचारों को जानने की एक स्रोत है, एक कुंजी है। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे कि क्या यह शक्ति का स्रोत है या नहीं है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि केशवानंद भारती केस में यह माना गया कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का अंग है, लेकिन यह नहीं कहा गया कि अंग है यानी कि वह शक्ति का स्रोत है, बिल्कुल भी नहीं। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग है पर वह विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है और ना ही वह उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कि ना तो वह विधायिका की शक्ति का स्रोत है ना उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध है और यह गैर न्यायिक है, यानी कि यह जस्टिसिएबल नहीं है, यह फोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, इसकी व्यवस्थाओं को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा जो आखिरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत वह है प्रस्तावना में संशोधन। तो सर्वप्रथम केशवानंद भारती मामला 1973 में यह प्रश्न उठा कि क्या प्रस्तावना का अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यदि आप मेरे पिछले वीडियो केशवानंद भारती मामले का जो मामला था उसे डिटेल में जाकर समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 368 क्या है। फिलहाल संक्षिप्त में मैं बता रही हूँ। आर्टिकल 368 के तहत संसद को कुछ मामलों में राज्य के विधानमंडलों को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और केशवानंद भारती से यह निर्णय लिया गया। ठीक है, इस मामले में यह निर्णय लिया गया कि वह संशोधन तो कर सकती है पर ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जो कि मूल ढांचे को, ठीक है, संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करे, बेसिक स्ट्रक्चर को, मतलब कहें तो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करे। ठीक है, उसी तरह यह भी कहा गया कि प्रस्तावना में भी ऐसा कोई संशोधन नहीं हो सकता है जो कि प्रस्तावना में जो मूल तत्व है, ठीक है, जो विशेषता है उसको ध्वस्त करे। ठीक है, ऐसा कोई संशोधन मान्य नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत ऐसी कोई संशोधन नहीं की जा सकती जो प्रस्तावना के मूल तत्व व विशेषताओं को नष्ट करे। ठीक है, लेकिन इस केस में इसे संविधान का भाग माना गया और इसमें संशोधन का अधिकार दिया गया। बस ऐसे किसी संशोधन को मान्य नहीं माना गया जो मूल तत्व को नष्ट करेगा। इसी के साथ इस केस के बाद पहला संविधान संशोधन, मतलब संविधान संशोधन नहीं, पहला प्रस्तावना संशोधन होता है। जी हाँ, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना को पहली बार, जी हाँ पहली बार, या फिर कहें तो पहली और आखिरी बार, क्योंकि अब तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, सिर्फ एक बार प्रस्तावना को संशोधित किया जा चुका है, संविधान को नहीं दोस्तों, प्रस्तावना को। ठीक है, संविधान का संशोधन तो कई बार हो चुका है। ठीक है, तो पहली बार और आखिरी बार यही था 1976 का 42वां संशोधन, जिसमें प्रस्तावना में बदलाव किया गया। क्या किया गया? प्रस्तावना में बदलाव किया गया और वह बदलाव क्या था? 3 शब्द को जोड़ दिया गया। मतलब किसी चीज़ को हटाया नहीं गया, क्योंकि प्रत्येक शब्द जो है वह बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। 3 शब्द जोड़े गए, वह थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो यह जो है आज का हमारा टॉपिक था, यही समाप्त होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे फिर से मिलूँगी। धन्यवाद।